जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। जैसे ही सूरज डूबने की दोस्तों कगार पर खड़ा हो, उसकी लालिमा आकाश को रंग देती है। लेकिन कभी कभी वही लालिमा जंग के बादलों की तरह घनी हो जाती है। ठीक वैसा ही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवई का दरअसल रिटायरमेंट का जो क्षण है वो होता दिख रहा है। 23 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट की सर्वोच्च कुर्सी से उतरते हुए वो एक छोटे से 6 महीने के कार्यकाल को अलविदा कहेंगे, जिसके बाद में जस्टिस सूर्यकांत उनकी जगह लेने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, ये विदाई उत्सव की बजाय विवाद की आग में सनी हुई लग रही है। दरअसल गवई साहब की छवि, जो कभी न्याय की निष्पक्ष मूर्ति की तरह चमकती थी, आज मोदी सरकार और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कटु आलोचक के रूप में धूमिल हो चुकी है। उनके 4 प्रमुख फैसलों की दोस्तों इस रिपोर्ट में हम बात करेंगे। और पिछली रिपोर्ट में भी आपने कमेंट करके ऐसी एक रिपोर्ट लाने के लिए कहा था जहां पर उनके फैसलों का जिक्र हो। तो आज की रिपोर्ट में हम 4 प्रमुख फैसलों को देखेंगे जो न केवल केंद्र और राज्य सरकार को उसने चुनौती दी, बल्कि न्यायपालिका को भी राजनीतिक युद्ध क्षेत्र में धकेल दिया। क्या यह संयोग था या फिर पूर्वाग्रहपूर्ण सक्रियतावाद? आइए दोस्तों, इन फैसलों की परतें खोलते हैं और देखें कि कैसे एक न्यायाधीश ने अपनी विदाई को योगी विरोधी छाप के साथ में अमर कर दिया है। इस पर आप लोग अपनी राय भी कमेंट में जरूर लिखें। साल 2024 का इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला राजनीतिक दान की दुनिया को दरअसल हिला देने वाला था। जस्टिस गवई की बेंच ने इस योजना को असंवैधानिक घोषित कर दिया, दलील देते हुए कहा कि यह पारदर्शिता के बजाय अंधे दान को बढ़ावा देती है। यह दोस्तों पहला फैसला था जब पूरे विवाद की शुरुआत हुई। मोदी सरकार का ये पहल राजनीतिक फंडिंग को पारदर्शी बनाने का प्रयास थी, लेकिन कोर्ट ने इसे चुनावी भ्रष्टाचार का माध्यम बता दिया। गवई ने जोर देकर के कहा था अपने फैसले में कि दानदाताओं की पहचान छिपाना लोकतंत्र के लिए खतरा है। आलोचना की दृष्टि से दोस्तों अगर इसे हम देखें तो यह फैसला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवई की पूर्वाग्रही मानसिकता का दरअसल एक तरीके से चित्रण था। क्या वो अनजान थे कि यह स्कीम कॉर्पोरेट भारत को राजनीति से जोड़ने का माध्यम बनी हुई थी? केंद्र सरकार को आर्थिक मजबूती देने वाली यह योजना रद्द होते ही विपक्ष को हवा मिल गई। गवई साहब ने न्याय को ढाल बना करके मोदी की आर्थिक नीतियों पर सीधे तौर पर प्रहार किया। एक तरफ वो संविधान की दुहाई देते हैं, दूसरी तरफ सरकार की मंशा को संदेह की नजर से देखते हैं। दोस्तों, ये सक्रियतावाद नहीं बल्कि खुली राजनीतिक साजिश लगती है। यदि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवई निष्पक्ष होते उस फैसले में, तो सुधार की सलाह देते, ना कि पूरी तरीके से उस योजना को ही कुचल देते। इस फैसले ने उनकी छवि को मोदी विरोधी का रंग दे दिया था, जो रिटायरमेंट से ठीक पहले दरअसल अब यह चर्चा का विषय बना हुआ है। सोशल मीडिया के हर एक प्लेटफॉर्म पर इन फैसलों की जो है बात की जा रही है। अब हम फैसला नंबर 2 की बात कर लेते हैं। साल 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश की सरकार की कुख्यात बुलडोजर नीति पर ब्रेक लगाने की कोशिश की और इसकी अगुवाई में जस्टिस BR गवई की भूमिका केंद्रीय थी। योगी आदित्यनाथ की सरकार ने अपराधियों और अवैध निर्माणों पर बुलडोजर चलाकर के तेज कार्रवाई का दावा किया था, लेकिन कोर्ट ने इसे सामूहिक दंड करार दे दिया। गवई की बेंच ने स्पष्ट आदेश दिया कि विध्वंस से पहले कोर्ट नोटिस जो है देना अनिवार्य होगा और बिना सुनवाई के संपत्ति नष्ट करना संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन होगा। हाल ही में दोस्तों मॉरिशस में एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में खुद गवई ने इसे दरअसल अभूतपूर्व या फिर उद्दंड जो है करार दे दिया था। हमारा कानूनी तंत्र बुलडोजर न्याय पर नहीं कानून के शासन पर चलता है। यह फैसला सराहनीय लग सकता है, लेकिन आलोचना से कौन बचे? गवई साहब ने यहां पर न्यायपालिका को कार्यपालिका के खिलाफ में हथियार बना दिया। योगी सरकार की यह नीति अपराध पर अंकुश लगाने का प्रभावी हथियार थी, जिसने लाखों नागरिकों को सुरक्षा का एहसास दिलाया है। योगी के बुलडोजर का जो प्रभाव जमीनी स्तर पर माफियाओं के अगेंस्ट में दिखा है, गुंडों के अगेंस्ट में दिखा है, उसमें क्राइम रेट में हमने देखी है कि घटोतरी कैसे बढ़ी है। लेकिन गवई का हस्तक्षेप यह तो खुले तौर पर राज्य की नीतियों को कमजोर करने का प्रयास था। क्या वो भूल गए थे कि संविधान कार्यपालिका को भी जगह देता है? इस फैसले ने न केवल बुलडोजर को रुकवाया बल्कि अपराधियों को साहस देने का भी काम किया और गवई की छवि को योगी विरोधी का ठप्पा लगा दिया। एक न्यायाधीश का दोस्तों कर्तव्य फैसला देना है, ना कि राजनीतिक एजेंडे को चलाना। इसके अलावा जब ये भी फैसले को अगर हम थोड़ा सा नजरअंदाज करें
तो मेरे जहन में एक और फैसला आता है और आप भी इस फैसले के बारे में अपनी राय जरूर शेयर कीजिएगा। वो है दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को साल 2024 में शराब नीति मामले में जमानत देना, और इसमें जस्टिस बी.आर. गवई की बेंच की भूमिका निर्णायक थी। कोर्ट ने दोस्तों तर्क दिया था कि लंबी हिरासत तेज ट्रायल के अधिकार का उल्लंघन है और इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट की जांच में देरी हो रही है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी.आर. गवई ने साफ कहा था कि राजनीतिक मामलों में हिरासत सजा का विकल्प नहीं हो सकती। यह फैसला देख करके लगता है कि जैसे गवई साहब ने विपक्ष को खुला संरक्षण दे दिया हो। केंद्र सरकार की एजेंसी ईडी पर भ्रष्टाचार के आरोप की जांच चल रही थी, लेकिन गवई ने इसे राजनीतिक प्रतिशोध का रंग दे दिया। क्या न्यायाधीश का काम आरोपियों को बरी करना है या फिर ट्रायल को तेज करने का आदेश देना है? यहां पर दोस्तों उन्होंने जांच एजेंसी को ही निशाना बनाया। मोदी सरकार की भ्रष्टाचार मुक्त भारत की मुहिम को यह फैसला कमजोर कर गया। गवई की आलोचना दोस्तों यही है कि वो संतुलन भूल गए थे। एक तरफ विपक्षी नेता को जमानत, दूसरी तरफ सरकार की जांच को बाधित करना, यह पूर्वाग्रह का प्रमाण है। उस समय भी इस फैसले को लेकर के बहुत सारे सवालिया निशान खड़े किए गए थे। उस समय भी सवाल पूछे गए थे, क्योंकि लोकतंत्र में सवाल पूछना सबसे बड़ा अधिकार है। उनकी छवि को मोदी विरोधी जो है बना करके गया था यह फैसला, इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता। रिटायरमेंट की दहलीज पर खड़े होकर के भी वो राजनीतिक संतुलन की बजाय एक तरफा न्याय बांटते नजर आए। अब दोस्तों हम अगले केस की और बात कर लेते हैं। साल 2023 में राहुल गांधी की मानहानि सजा पर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया और जस्टिस गवई की बेंच ने इसे अनुपातहीन दरअसल सजा करार दिया। कोर्ट ने कहा था कि मोदी सरनेम वाले बयान पर 2 साल की सजा लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन है। इसके बाद में सीजेआई गवई ने दोस्तों जोर देकर के कहा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सर्वोपरि है। यह फैसला तो गवई की राजनीतिक झुकाव का चरम है। राहुल गांधी जो विपक्ष के चेहरा है, उनको बचाने के लिए उन्होंने संवैधानिक मूल्यों का सहारा लिया। लेकिन दोस्तों क्या वो भूल गए थे कि मानहानि कानून सबके लिए बराबर है? मोदी सरकार के खिलाफ में बयानबाजी को अभिव्यक्ति का नाम देकर के उन्होंने विपक्ष को खुली छूट दे दी। दोस्तों यह फैसला न केवल न्याय को पक्षपाती बनाता है, बल्कि केंद्र की कानूनी प्रक्रिया को भी कमजोर करने की एक कोशिश लगता है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी.आर. गवई, यदि आप निष्पक्ष होते तो सजा को कम करने के बजाय ट्रायल को तेज करने पर जोर दिया होता। इसके बजाय उन्होंने विपक्ष को चुनावी हथियार ही दे दिया। यह मोदी विरोधी छाप का सबसे गहरा निशान है, जो उनकी विरासत को कटु बनाता है। आज जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी.आर. गवई अपनी रिटायरमेंट की दहलीज पर खड़े हैं, इन 4 प्रमुख फैसलों के बारे में सोशल मीडिया पर जो है बातचीत हो रही है और उनकी जमकर के आलोचना की जा रही है। सीजेआई गवई का 6 महीने का कार्यकाल दोस्तों इतिहास के पन्नों में दर्ज हो चुका है, लेकिन चारों फैसलों ने उनकी छवि को मोदी और योगी आदित्यनाथ के कट्टर आलोचक के रूप में स्थापित कर दी है। बुलडोजर से लेकर के बॉन्ड तक, सिसोदिया से लेकर के सजा के स्टे तक, राहुल गांधी के हर कदम पर पूर्वाग्रह झलकता है। न्यायपालिका का कर्तव्य संतुलन बनाए रखना है, न कि राजनीतिक युद्ध में खुद ही कूद पड़ना। गवई साहब ने सक्रियतावाद के नाम पर संविधान को अपनी वैचारिक लड़ाई का मैदान बना लिया, जिसमें लोकतंत्र कमजोर हुआ। और अब जस्टिस सूर्यकांत की बारी है। उम्मीद है कि वो इस विवादास्पद विरासत से जो है सबक लेकर के अपनी कुर्सी पर बैठेंगे और इस बात को ध्यान में रखेंगे कि सीजेआई जब थे बी.आर. गवई 23 नवंबर के बाद में जब उनकी रिटायरमेंट हो जाएगी, तो उसके बाद में उन्होंने जो भी फैसले लिए हैं, जो भी खासतौर पर वो फैसले जिन्होंने कहीं ना कहीं सत्तारूढ़ पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ में एक बड़ा हथियार विपक्ष के हाथ में थमा दिया, इनकी वजह से लगातार सीजेआई गवई साहब को आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। उनके तरफ से जो स्पीचेस दिए गए, जो स्टेटमेंट दिए गए हैं जनता को संबोधित करते समय, उन तमाम स्टेटमेंट को भी विपक्ष ने ढाल बना करके राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश की है। इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता। तो आप लोगों ने रिक्वेस्ट की थी, कमेंट सेक्शन में अपनी राय दी थी मुझे कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी.आर. गवई के जो टॉप 4 वर्डिक्ट हैं, जिसकी वजह से उनकी छवि मोदी योगी विरोधी छवि बन गई, जिसकी वजह से उन्हें खासी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा, उन फैसलों को विस्तार से लेकर के आए। तो वो चारों के चारों फैसले मैंने आपके बीच में साझा किए हैं। अब इन फैसलों के मद्देनजर आप लोग खुद तय कीजिए
कि सीजेआई बीआर गवई साहब का कार्यकाल इतना ज्यादा कंट्रोवर्सी से क्यों भरा हुआ था। बहरहाल अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। जल्द मिलूंगा किस दूसरे बड़े अपडेट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साइड बने बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि जब भी मैं कोई नई खबर लेकर के आऊं या फिर कोई नया वीडियो रिलीज करूं तो इसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।